नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आज की क्लास में आप लोग ये जानेंगे कि आखिर क्यों राष्ट्रीय पार्टियां केंद्रीयकरण के पक्ष में झुकी हुई होती हैं और जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो क्यों राज्यों की स्वायत्तता की मांग करती हैं और राज्यों की स्वायत्तता की तरफ झुकी हुई होती हैं। और इसी के साथ ये भी आप जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में आखिर क्यों द्वंद्व बना रहता है और इसके साथ साथ जो भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली है, आखिर उसके अंदर क्यों ये अंतर्विरोध और विरोधाभास का दौर चल रहा है, ये विरोधाभास आखिर क्यों बना रहता है। इन सारी चीज़ों को आज हम विस्तार से बताने वाले हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो देखते हैं कि आखिर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां क्यों केंद्रीयकरण के पक्ष में होती हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय पार्टियां हैं क्या। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, ये वे पार्टियां होती हैं, हम कह सकते हैं कि ये ऐसी पार्टियां होती हैं जो किसी भी सीमित क्षेत्र के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई होती हैं। और हमने क्या बताया आपको कि इनका क्षेत्र जो होता है वो सीमित नहीं होता है, क्षेत्र सीमित नहीं होता है, अर्थात ये पूरे देश में फैली हुई होती हैं। ये राष्ट्रव्यापी पार्टियां होती हैं और देश की राजनीति के अंदर इन पार्टियों की अहम भूमिका होती है। और इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये राष्ट्रव्यापी होती हैं। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में ये फैली होती हैं और देश की राजनीति के अंदर, देश की राजनीति के अंदर, राजनीति में अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। और इसीलिए ये पार्टियां ये चाहती हैं कि पूरे देश के लिए विधि बनाने या योजना बनाने या कोई भी नीति बनाने के लिए कोई एक इकाई या एक ही संस्था हो। ये क्या सोचती हैं? ये पार्टियां ये सोचती हैं कि पूरे देश के लिए कोई जो विधि बनाने या कोई भी नियम या कोई भी योजना बनाने के लिए एक इकाई या एक संस्था होनी चाहिए। और जब कोई एक इकाई या एक ही संस्था होगी तो सीधी सी बात है, क्या होगा? जब कोई एक इकाई या एक ही संस्था होगी तो क्या होगा कि जो भी नियम बनेंगे, जो भी योजनाएं बनेंगी और जो भी विधियां बनेंगी, वो क्या होगा? नंबर एक, आप कह सकते हैं कि एक संस्था या एक इकाई जब ये कार्य करने लगेगी तो देश के अंदर, संपूर्ण देश में एक समान विधि होगी। क्या होगी?
अर्थात हम कह सकते हैं कि विधियों में एक रूपता आएगी। क्या आएगी? पूरे देश की विधियों में एक रूपता आएगी। और जब प्यारे साथियों एक रूपता आएगी तो ये सभी विधियां देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? हम कह सकते हैं कि जो निर्णय आदि लेने में इन्हें शीघ्रता होगी। क्या होगी? निर्णय लेने में शीघ्रता होगी। और ये शीघ्रता क्यों होगी? क्योंकि जो राज्य हैं उनसे हमें कोई भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यों से कोई भी सलाह मशवरा करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी और इसीलिए निर्णय लेने में समय नहीं लगेगा और निर्णय लेने में शीघ्रता होगी। तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि पार्टियों का, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो विधि आदि बनाई गई है, वो विधि जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य के साथ वो विधि बनाई गई, वो लक्ष्य या वो उद्देश्य प्राप्त करने में भी आसानी होगी। लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करने में आसानी होगी और इसी के साथ साथ ये जो पार्टियां हैं, हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी तत्काल उन्हें कह सकते हैं कि उनके लिए भी कोई भी नीति या कोई भी विधि बन सकती है। राष्ट्रीय मुद्दों को भी त्वरित हल किया जा सकता है क्योंकि राज्यों का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। पांचवी चीज ये हम कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति से भी निपटने के लिए यहाँ पर शीघ्रता से कदम उठाया जा सकता है। पांचवी चीज यहाँ लिख सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी शीघ्रता से कदम उठाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों, केंद्रीयकरण का जो ये सिस्टम है, इससे हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों या क्षेत्रीय पार्टियों का हमेशा द्वंद्व रहा, हमेशा विरोधाभास रहा। क्षेत्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय मुद्दे इसके हमेशा विरोध में रहे। और आखिर क्यों? इसकी क्या वजह है? जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इनसे केंद्रीयकरण का हमेशा द्वंद्व क्यों रहता है? तो क्षेत्रीय मुद्दे या पार्टियों से केंद्रीय
कर्ण का टकराव आखिर क्यों रहता है? आखिर क्यों? तो साथियों, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि केंद्रीयकरण की प्रक्रिया में या केंद्रीयकरण में जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन्हीं पर सर्वाधिक ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों पर ही दिया जाता है। तो क्षेत्रीय मुद्दे जब पीछे छूट जाते हैं तो सीधी सी बात है कि विरोधाभास और द्वंद्व उत्पन्न होगा। चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। हमने आपको बताया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे ये पीछे छूट जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्योंकि भारत देश कैसा है? ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, भरा हुआ देश है। और इसमें कई तरीके की विविधताएं, जैसे हम कह सकते हैं भौगोलिक विविधता, राजनीतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। और इसी तरीके से भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता और आर्थिक विविधता। तो ये कई तरीके की विविधता। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक विविधता है, राजनीतिक विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, भाषाई विविधता पाई जाती है, धार्मिक विविधता पाई जाती है, आर्थिक विविधता पाई जाती है। ये कई तरीके की विविधताएं हमारे देश के अंदर देखने को मिलती हैं। अर्थात हमारा देश कई तरीके की विविधताओं को समेटे हुए है और इसलिए यहाँ के लोगों की ज़रूरतें अलग हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं अलग हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों की विविधताएं अलग हैं। तो इसलिए जब लोगों की समस्याएं अलग हैं, लोगों की ज़रूरतें अलग हैं और इन समस्याओं को, लोगों की ज़रूरतों को क्षेत्रीय पार्टियां ही महसूस करती हैं और क्षेत्रीय पार्टियां कहीं न कहीं इन आवश्यकताओं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करती हैं और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां राज्यों की स्वायत्तता की ओर झुकी हुई हैं। इन्हें पूरा करने के लिए कौन आगे आता है? इन्हें पूरा करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां आगे आती हैं और पूरा इनका ख्याल रखती हैं और इसीलिए जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो राज्यों की स्वायत्तता की ओर झुकी होती हैं। ये राज्यों की स्वायत्तता आखिर है क्या, इसको भी समझ लेते हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आखिर राज्यों की स्वायत्तता क्या है? राज्यों की स्वायत्तता, प्यारे साथियों, ये जो स्वायत्तता शब्द है, इसका जो मतलब होता है वो इसका मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने का एक स्वतंत्र अधिकार, उसको हम स्वायत्तता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि किसी निर्णय आदि को लेने का स्वतंत्र अधिकार, इसे क्या कहते हैं?
स्वायत्तता कह सकते हैं। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केंद्रीय पार्टी से स्वतंत्र होकर के और संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकार होना स्वायत्तता है। ठीक है, लेकिन राज्य की स्वायत्तता का मतलब क्या है? राज्य की स्वायत्तता का मतलब यही है, राज्य की स्वायत्तता का मतलब होता है राज्य के अधिकार और शक्ति से राज्य की स्वायत्तता का मतलब राज्य के अधिकार और शक्ति से होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि संविधान द्वारा जो भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो राज्यों को दिए जाते हैं और राज्य उन्हें स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से उन विषयों के बारे में निर्णय ले सके और स्वतंत्र रूप से उन्हें निष्पादित कर सके, यही राज्य की स्वायत्तता होती है। मतलब इन चीज़ों में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप न हो। ठीक है, अर्थात राज्य को निर्णय लेने और राज्य के अधिकार शक्ति कुछ कार्यों के लिए ये बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, तो निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, कुछ कार्यों को संपादित करने का जो स्वतंत्र अधिकार होता है राज्यों का, इसी को हम कह सकते हैं राज्यों की स्वायत्तता। ठीक है, लेकिन जो ये व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था सदैव क्षेत्रीय पार्टियों इस व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका होती है। ठीक है, और क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका जो होती है वो कई चीज़ों से देखने को मिलती है। क्षेत्रीय पार्टियां सदैव उस क्षेत्र के मुद्दों को उठाती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? क्षेत्र के मुद्दों को उठाती रहती हैं। और दूसरी चीज, वहाँ उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को भी ये पूरा करने का काम करती हैं। क्षेत्र की ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं। निर्णय लेने में शीघ्रता होती है। चौथी चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक गठबंधन की राजनीति जरूर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की यहाँ पर मुख्य भूमिका को अगर देखें तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं वो राष्ट्रीय पार्टियाँ बनने की इच्छा में, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की जो इच्छा होती है क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर, ये इच्छा, ये ललक, ये जिज्ञासा क्षेत्रीय पार्टियों को बेहतर काम करने के लिए मजबूर करती है। अपने उस लोकल क्षेत्र में ये क्षेत्रीय पार्टियां बेहतर काम करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इनके अंदर ये इच्छा होती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने। तो यहाँ लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की चाह इन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और ये उस क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं। ठीक है, और तो ये कुछ, और जो क्षेत्रीय स्तर पर विकास भी अच्छा हो जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर
जनसंख्या के अनुपात में ये संसाधनों का उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक, उपयोग करते हैं। तो ये कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के कार्य हैं जो अपने क्षेत्र में ये लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियों के अर्थात क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने राज्य की स्वायत्तता तथा राज्य के विकास को पीछे छोड़ दिया है। स्वयं राजनीतिक लाभ की जो आकांक्षा इनके अंदर जागी और उस आकांक्षा की वजह से ये सारी चीज़ों को ये भी भूलने लगी हैं, राज्य की स्वायत्तता को पीछे छोड़ दिया है, राज्य के विकास को कहीं न कहीं ये पीछे छोड़कर राजनीतिक लाभ पाने की होड़ में लगी रहती हैं। प्यारे साथियों, ये नोट कर लिया होगा। लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टी प्रणाली की बात करें, जो भारत में जो राजनीतिक पार्टी प्रणाली आखिर इसमें क्यों अंतर्द्वंद और विरोधाभास रहता है? आखिर इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले आप राजनीतिक पार्टी प्रणाली को समझ लीजिए कि आखिर ये राजनीतिक पार्टी प्रणाली है क्या। तो प्यारे साथियों, राजनीतिक पार्टी प्रणाली, देखिए हमारे देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं और देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति, उनके सिद्धांत और उनके कार्य करने की जो प्रणाली होती है उसी को हम सम्मिलित रूप से राजनीतिक पार्टी प्रणाली कह सकते हैं। हमने आपको क्या बताया कि देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति, उनके सिद्धांत तथा कार्य करने की जो प्रणाली होती है, कार्य करने की प्रणाली, इसे क्या कहते हैं? इसे हम राजनीतिक पार्टी प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो मुख्य रूप से किसी भी देश के अंदर 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। 3 प्रकार की ये राष्ट्रीय वो राजनीतिक पार्टी प्रणालियां होती हैं। तो किसी देश के अंदर अगर हम इस प्रणाली की बात करें तो मुख्य रूप से वहाँ पर 3 प्रकार की राजनीतिक पार्टी प्रणाली देखने को मिलती है। एक तो होती है एक दलीय, दूसरी द्विदलीय और तीसरी बहुदलीय, ठीक है। एक दलीय का मतलब क्या होता है? मतलब जिस देश में एक दल का वर्चस्व होता है। देखिए यहाँ पर पार्टियां तो कई होती हैं, पार्टियां तो बहुत होती हैं, लेकिन वर्चस्व केवल और केवल एक ही पार्टी का होता है। वहाँ पर सरकार आदि बनाने, उसको चलाने के लिए केवल एक ही पार्टी को अनुमति होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन कह सकते हैं कि वर्चस्व एक पार्टी का, ठीक। जैसे चीन में ये देखने को मिलता है। और इसी तरीके से द्विदलीय व्यवस्था में यहाँ पर भी पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व जो वर्चस्व होगा वो 2 पार्टियों का। और ये व्यवस्था हमें कहीं न कहीं USA
यूके में देखने को मिलती है। और तीसरी जो व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारे दल होते हैं और सभी दलों को सरकार बनाने की पूरी छूट होती है। जो अपनी रेस में आगे निकल जाए वो सरकार बना सकता है। और ये जो व्यवस्था है जैसे अपने भारत में है, भारत में ये व्यवस्था इटली में देखने को मिलती है, ये व्यवस्था फ्रांस में देखने को मिलती है। तो ये 3 प्रकार की ये दलीय व्यवस्था होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है वो कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था है। पूर्व में क्या होता है, पूर्व में या हम कह सकते हैं पहले क्या था, भारत के अंदर एक दल का वर्चस्व था। यहाँ पर भारत के अंदर दल कई थे लेकिन वर्चस्व किसका था? वर्चस्व केवल एक दल का था, एक दल का। और वो एक दल कौन था? कांग्रेस का वर्चस्व था। धीरे धीरे इसके दृष्टिकोण में धीरे धीरे गिरावट आई, इसके प्रभाव में धीरे धीरे गिरावट आई। क्या हुआ? समय बदला, समय का फेर बदला और कांग्रेस के वर्चस्व में धीरे धीरे क्या आई? धीरे धीरे गिरावट आई, धीरे धीरे गिरावट आई। और जब धीरे धीरे गिरावट आई तो क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ा। क्या बढ़ा? क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ा, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका सामने आने लगी। और जब क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ने लगा तो प्यारे साथियों क्षेत्रवाद ने भी जन्म ले लिया। क्षेत्रीय पार्टियों का जब वर्चस्व बढ़ा तो क्या हुआ? देश के अंदर क्षेत्रवाद ने जन्म ले लिया। और जब क्षेत्रवाद ने जन्म ले लिया और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषावाद ये सभी आपस में संघर्षरत, अर्थात इनके बीच में आपस में एक संघर्ष शुरू हो गया। जब देश के अंदर क्षेत्रवाद ने जन्म ले लिया तो देश के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, जो भाषी क्षेत्र अलग थे, इन सभी के अंदर क्या हो जाता है? इन सभी के अंदर प्यारे साथियों संघर्ष शुरू हो जाता है, आपस में इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है तो राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों के मध्य में भी द्वंद्व शुरू हो जाता है। जब संघर्ष शुरू होता है तो क्या होता है? जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच क्या होता है? द्वंद्व शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व की वजह से जो पार्टियां होती हैं, पार्टियां जिस सिद्धांत पर, जिस नीति पर, जिस विचारधारा पर बनी होती हैं, वो सिद्धांत, वो नीतियां, वो विचारधारा इनकी एक तरफ रखी रह जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पार्टियां बनी थी, देखिए कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसका एक सिद्धांत, एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित नीति होती है। जब भी कोई पार्टी बनती है तो उसका एक निश्चित सिद्धांत, एक निश्चित विचारधारा और एक निश्चित नीति होती है। और इन्हीं नीतियों को प्राप्त करने के लिए सत्ता में आने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों के मध्य द्वंद्व शुरू हो गया तो पार्टियों का जो लक्ष्य था, जो सिद्धांत थे, जो विचारधारा थी, जो नीति थी, इन तीनों तत्वों में कहीं न कहीं कमी देखने को मिली। ठीक है। तो
संघर्ष। सिद्धांत, विचारधारा और नीति, इन तीनों तत्वों में कमी देखने को मिली। ठीक है। और जब इन तीनों तत्वों में कमी आई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई भतीजावाद बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार इनके अंदर बढ़ने लगा और दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई। अर्थात क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच द्वंद्व तेजी से शुरू होने लगा। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां इनकी एक बहुत बड़ी खासियत रहती है कि ये पार्टियां बाहरी स्तर पर तो कुछ और बात करती हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर इनका कुछ नज़रिया अलग ही होता है और ये बहुत बड़ा कारण है आपस में द्वंद्व का, आपस में विरोधाभास का बहुत बड़ा एक कारण है। क्या हमने बताया आपको कि बाहरी स्तर पर कुछ और बात करती हैं, बाहरी स्तर पर कुछ और कहेंगे, लेकिन आंतरिक स्तर पर कुछ और करेंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन द्वंद्व का है। क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये बाहरी स्तर पर क्या कहेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कहेंगे, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। लेकिन आंतरिक स्तर पर ये लोकतंत्र की भावना का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। किसी भी एक व्यक्ति की विचारधारा, एक व्यक्ति का मत, एक व्यक्ति की नीति, एक व्यक्ति के फैसले ये पूरी पार्टी पर लागू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, ठीक। लेकिन आंतरिक स्तर पर क्या करते हैं, ये इस भावना का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये बाहरी स्तर पर तो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए, देश में जो कुशासन की राजनीति है इसको खत्म कर दिया जाए और हर जगह पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन स्वयं पार्टी का कोई भी अगर उनसे जानकारी मांगी जाए तो स्वयं वो जानकारी देने के लिए कतराते रहते हैं। पार्टी के अंदर स्वयं भ्रष्टाचार है, पार्टी के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है, लेकिन देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहेंगे, देश में पारदर्शिता लाने की बात कहेंगे, देश में कुशासन की राजनीति को खत्म करने की बात कहेंगे। ये भी एक द्वंद्व का बहुत बड़ा कारण है। तीसरी चीज ये है कि ये जो दल होते हैं, क्षेत्रीय दल, ये बाहरी स्तर पर तो ये कहेंगे कि देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। क्या बना रहे? सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की, सद्भाव को मजबूत करने की बात करते हैं। देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो यही पार्टियां लोगों के बीच जाति और धर्म के मुद्दों को लेकर के जाते हैं, वहां लोगों से वोट मांगते हैं और जाति और धर्म के नाम पर कहीं न कहीं शांति भंग कराने का ये काम करते हैं और ये बहुत ही बड़ा द्वंद्व का कारण है। चौथी चीज ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां
नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन जब भी टिकट बंटवारे की बात आती है तो नारी सशक्तिकरण का फिर कतई ध्यान नहीं रखा जाता है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने वंशानुगत पार्टी के अंदर जो भी पद आदि हैं उन्हें वंशानुगत बना दिया, और वंशानुगत जब बन गई ये पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां ये आपको देखने को मिलेंगी जो वंशानुगत पार्टियां हैं, इन्होंने लोकतंत्र की भावना के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ किया है। जो वंशानुगत दृष्टिकोण जो पार्टियों का है, ये भी प्यारे साथियों लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। क्या है? खिलवाड़ है। तो हम ये कह सकते हैं, ये चीज़ नोट कर ली होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये पार्टियों के अंदर ये कलह, ये द्वंद्व बना रहता है, और इन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पार्टियों के साथ भी विरोधाभास बना रहता है। तो कुल मिलाकर इन्हीं सब मुद्दों के साथ ये द्वंद्व हमेशा से चलता रहा, और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग हैं और सब राजनीतिक लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसलिए ये राजनीतिक पार्टी प्रणाली के अंदर ये अंतर्विरोध और द्वंद्व देखने को मिलता है, ये विरोधाभास देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।